Yes, class. Today we are going to talk about census versus sample method. When we collect data using primary, sources, when we are using primary data, we can use it in two ways. One is that we collect data related to each and every item. For example, suppose this is my total population. For example, if I want to know, say, average height of the students of KR Mangalam, so I'm taking height of each and every student studying in KR Mangalam. This is census method. But maybe I can't have measure height of 6,000 students. I don't have that much time. So I pick up a sample, maybe two students from each class. And then out of this sample, I reach at a conclusion. So this method is called sampling method. Okay, so census method refers to collecting data related to each and every item. And your sampling method refers to that you are when you are collecting data related to some part of the population, not all. For example, when we go to hospital, doctor says give me blood sample. He never says give me blood census. He will not do that. He will take out my entire blood and then he will say okay, you had positive infection. No, he will take only sample. If something is true for sample, we assume it is true for the entire population. So if we look at it in sample method, only few units of the population are studied. However, in census method, each and every unit of the population is studied. तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंसस मेथड में ज़्यादा आपका एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपका अमाउंट भी ज़्यादा खर्च होता है, तो कॉस्ट किस में ज़्यादा होगी, सेंसस में। सैंपल में आपको कॉस्ट उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करना और 10 लोगों का करना, ऑब्वियसली 100 में कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। ये भी पक्की बात है कि जब आप सबका करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे। तो ये रिलायबल भी ज़्यादा होता है, कॉस्टली ज़्यादा होता है तो रिलायबल भी ज़्यादा होता है। ये कॉस्टली कम होता है तो रिलायबल भी कम होता है। सुटेबिलिटी, ये ज़्यादा सुटेबल है अगर पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस हो नेचर, और ये आपका ज़्यादा सुटेबल है अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस मीन्स जब हर कोई अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का है, तब आप सैंपल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। चावल का हमें पता होता है, अगर चावल का एक दाना पक गया तो सारे चावल पक गए हैं, तो हम पूरा कुकर खा के नहीं कहते कि हाँ चावल पक गए थे। वहां हम सैंपल मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लास में एक बच्चे का टेस्ट लेके मैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकती, तो वहां मैं सेंसस मेथड यूज करती हूँ। मैं एक एक बच्चे का टेस्ट लेती हूँ, तब मैं कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ कि इस क्लास का रिजल्ट ये है। तो टेस्ट में हम कभी भी सैंपल मेथड यूज नहीं करते। और एक सेंस में हम टेस्ट में सैंपल मेथड यूज करते हैं, कैसे? हम जब कहते हैं कि आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है और यूनिट टेस्ट का सिलेबस है चैप्टर 1 एंड 2, तो हम आपको पेपर में ये नहीं कहते कि चैप्टर 1 एंड 2 पूरा दोबारा लिख के दिखाओ। हम सैंपल की तरह कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। हो सकता है आप बड़े लकी हो, आप 4 ही क्वेश्चन लर्न करके गए थे, वही चारों आ गए। हो सकता है आप बड़े अनलकी हो, आपने 2 ही टॉपिक छोड़े थे, उसी में से क्वेश्चन आ गए। तो दैट वे हम सैंपल यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट ले एक एक बच्चे का रहे हैं। तो सैंपल का मीनिंग होता है कि व्हेन यू आर कलेक्टिंग डाटा टू सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, रिलेटेड टू सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैंपल मेथड में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पार्ट पॉपुलेशन का मिसिंग हो, लेकिन सेंसस में ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो एरर जो होंगी इसमें उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। अभी ये यहाँ पे क्लियर नहीं होगा आपको। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात हम थोड़ा रुक के करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो कि सेंसस मेथड में सैम्पलिंग एरर नहीं होती। सैम्पलिंग एरर सिर्फ सैंपल मेथड में होती है और सेंसस में नॉन सैम्पलिंग होती है। नॉन सैम्पलिंग सैंपल में हो सकती है, लेकिन सैम्पलिंग एरर सेंसस में नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अच्छा, अगर मुझे मान लो 100 में से 10 का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं ये कैसे चूज करूं किन 10 का? उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि मैं किन 10 का डाटा कलेक्ट करूंगी। राइट, तो रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मुझे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग मीन्स व्हेन आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम का मतलब होता है हर एक का बिल्कुल बराबर चांस है सिलेक्ट होने का। मैं कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही कि हाँ भाई मुझे तो अनायका को तो चूज करना ही है इन एनी केस। नहीं, मैंने लॉटरी सिस्टम किया, स्लिप बनाई, डाली, उसमें नायका का नाम आ सकता है, अर्शिया का आ सकता है, प्रथम का आ सकता है, आयुष का आ सकता है, एनीबॉडी। आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक कि मुझे पर्टिकुलर इस बच्चे को चूज करना है। नॉन रैंडम मीन्स जब मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ, कहीं ना कहीं जजमेंटल हूँ, कोटा फिक्स अप कर दिया है मैंने, या मुझे क्या कन्वीनियंट है उसको माइंड में रख के कर रही हूँ, सबको इक्वल चांस नहीं दे रही।
तो ऑब्वियस है रैंडम ज़्यादा रिलायबल है। रैंडम में जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई पर्शैलिटी नहीं कर सकता। ऐसे समझो कि प्रिंसिपल है एक स्कूल के, ठीक है, उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो एक एक बच्चे की नोटबुक चेक करें कि टीचर ठीक से पढ़ाती है, चेक करती है कि नहीं करती है। तो वो सबकी नोटबुक चेक नहीं कर सकती, तो वो सैम्पलिंग करती है। हाँ, हाँ बेटा एक मिनट, एक्चुअली वी हैव अ गौशाला, तो वो गौशाला को लेके ना किसी ने कोई कंप्लेंट की होगी, तो कोई आया है, उनको ओपन जाना पड़ेगा। तो रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग तक आप लोग ये मैं स्लाइड चला के जा रही हूँ, इसकी ज़रा नोट्स कॉपी करो अपने फ्री हैंड, इट विल टेक मी टाइम, जस्ट अ मिनट। पता नहीं क्या हो। हाँ जी भाई साहब।
मैम पता नहीं कहाँ चले गई। Are you all there? I'm back, beta. I'm sorry. Am I audible to all of you? Yes. रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम में बेटा सबको जो है इक्वल चांस मिलता है। जैसे मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास सबकी नोटबुक चेक करने का तो टाइम नहीं है, तो वो कहती है 5 नोटबुक भेज दो। तो इसमें कौन सा मेथड यूज करें, रैंडम या नॉन रैंडम? नाउ यू कैन स्पीक। रैंडम नॉन रैंडम? अगर मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने टीचर से नोटबुक मंगवाई और नॉन रैंडम की ऑप्शन दे दी कि टीचर अपने आप भेजे, तो आपने कभी नोट किया टीचर हमेशा सबसे अच्छे बच्चों की नोटबुक भेजते हैं? क्या उससे मुझे सही आइडिया लगेगा? जैसे आपके यहाँ पे ट्रम्प आया तो आपने सिर्फ उसे उतना ही दिखाया इंडिया कि हाँ भाई इंडिया में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जहाँ जहाँ छुट्टियाँ थी तुमने कवर करा दिया। यू कैन शो हिम कि हमारे इंडिया का एक लेवल ये भी है। तो आप जो सैम्पलिंग शो कर रहे हो दैट इज नॉन रैंडम, तो उसमें एक्यूरेट पिक्चर सामने नहीं आएगी, इट इज़ नॉट रिलायबल। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, सपोज प्रिंसिपल नाम ऐसे भेज दिया रोल नंबर 18, 19, 28, 31 की नोटबुक भेज दी, तो वो कोई भी कैसे भी बच्चे हो सकते हैं। तो शी विल गेट अ बेटर आइडिया और नॉट? बोलिए। अर्शिया, अनाइका, से समथिंग। मैम आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। अभी अब ठीक है? यस मैम अब ठीक है। हाँ, तो अभी समझ में आया कि भाई रैंडम हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि रैंडम में हर एक का इक्वल चांस है। मैं मुझसे तुम पूछो कि मैम आपके बच्चों का रिजल्ट कैसे रहते हैं, तो एट रैंडम तुम मुझे कहो कि मैम जितने भी बच्चे थे ना पिछले साल, आप एट रैंडम हमें दे दो नंबर, हम अपने आप किसी 5 को कॉल कर लेंगे, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। हो सकता है उनमें वो बच्चा अभी है जो एक आध कंपार्टमेंट रह गई हो, फॉर एग्जाम्पल, वैसे किसी की रही नहीं, बट अगर कोई ऐसा बच्चा भी मैंने पढ़ाया वो भी आ सकता है उसमें। लेकिन अगर मैं दूंगी ना, जैसे आप देखेंगे कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपनी वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी, तो फेसबुक पे वीडियो में वही बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 95 अबव वाले, वो सबका नहीं डालेंगे वीडियो। यस और नो? समझ में आ रहा है? हालांकि मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेने नहीं चाहिए, अपनी इंडस्ट्री की पोल मुझे खुद नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन मेरी गंदी आदत है सच बोलने की। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड के फर्दर 3 मेथड्स हैं,
क्लस्टर सिस्टमैटिक एंड वन इज योर, जिसे हम लोग कई बार बोलते हैं आपका अलग अलग है ना, हम वो बना देते हैं काइंड ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो इनको अब हम एक एक करके देखेंगे तो ऑलरेडी हमें तब क्लियर होगा। रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड माना हर एक, अनरिस्ट्रिक्टेड में हर एक इक्वल चांस है। रिस्ट्रिक्टेड में हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक का इक्वल चांस है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड का पहला हो गया लॉटरी मेथड। लॉटरी में क्या किया हमने, सबके नाम की चिट डाल दी, चिट में जिसके नाम आ गए वो सिलेक्ट हो गया, तो हर एक का इक्वल चांस था, कोई भी आ सकता था। तो जनरली जब गवर्नमेंट प्लॉट्स अलॉट करती है या हमें कोई प्राइज विनर निकालना होता है तब हम ये मेथड यूज करते हैं। लेकिन सारी चिट्स इक्वल साइज की होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, अदरवाइज चीटिंग हो सकती है। और जब हम ये 16 पर्ची वगैरह खेलते हैं आपने चीटिंग बहुत की होगी। रैंडम टेबल नंबर्स क्या है, जैसे तिब्बतियन एक जो है स्टैटिस्टिशियन हुए, उनकी रैंडम टेबल नंबर्स बनी हुई है। यानी कि एक टेबल नंबर्स होती हैं काइंड ऑफ, जैसे आपने वो देखी है लॉग टेबल्स होती हैं या आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ना नंबर टेबल्स होती हैं, हम उसमें से चूज कर लेते हैं। उसमें इतने सारे डिजिट्स हैं, हमें जितने नंबर चाहिए हम कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, पहले नंबरिंग दे देते हैं अपने ग्रुप को, फिर उसमें से हम नंबर चूज कर लेते हैं एट रैंडम। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने 800 तक नंबर दे दिए और मैं को अब टोटल चूज करने हैं 800 में से सपोज 100 नंबर्स। तो मैं 100 नंबर्स चूज करती जाऊंगी। कैसे, 614, पहले तीन नंबर 614 सिलेक्ट हो गया, फिर 242, हर एक को मैंने 1 to 800 नंबर दे रखा है, जिसका नंबर 242 है वो सिलेक्ट हो गया। फिर 041, जिसका 41 नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। फिर 986, 986 अब 800 से ज़्यादा है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, इसको छोड़ दिया। 546, 556 जिसका नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। 5 जिसका नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। फिर 17 जिसका नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। 902 बड़ा है मेरे वाले से, छोड़ दिया। फिर 222 सिलेक्ट हो गया। फिर 799 सिलेक्ट हो गया। 304 हो गया। ऐसा मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मेरे 100 नंबर सिलेक्ट नहीं हो जाए। गॉट इट? कैसे सिलेक्ट करते, सबको एक नंबर्स दे दिया सीक्वेंस 1 to 800 जैसे एडमिशन नंबर होते हैं स्कूल में, और ऐसे करके चूज करते गए। 100 जहाँ सिलेक्ट हो गए, डन। हर एक का इक्वल चांस है ना, कोई भी नंबर आ सकता है एट रैंडम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। यस मैम। फिर उसके बाद आ जाते हैं वापस अपनी किसी पे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये जो है ना इसकी के ऊपर ये आ रहा था वहाँ पे। स्ट्रैटिफाइड जो मैं कह रही थी ना, क्लस्टर सा बनाते हैं। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, जैसे हमारे स्ट्रैटा है, जैसे सपोज मेरा एक स्ट्रैटा है फर्स्ट टू फिफ्थ, दूसरा है सिक्स टू एट, तीसरा स्ट्रैटा है मेरा नाइन्थ टू ट्वेल्थ। तो मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया फर्स्ट टू फिफ्थ से, एक सिलेक्ट किया सिक्स टू एट से, और एक किया नाइन टू ट्वेल्थ से। तो हर एक क्लस्टर से, जैसे मुझे स्कूल का प्रीफेक्टोरियल बनाना है, तो जो हमारी प्रीफेक्ट टीम बनती है, हम एक ही पर्टिकुलर 12 से नहीं जाते सब, तो हमने स्ट्रेटा डिवाइड कर दिए, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, नाइन टू ट्वेल्थ। उसके बाद भी हमें भी इसको फर्दर कर सकते हैं, मेल फीमेल होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम ऐसी सैम्पलिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम तो है लेकिन इसमें फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें हर एक को फिर भी उतना इक्वल चांस नहीं मिल रहा जितना आपका लॉटरी मेथड और उसमें मिल रहा था, टेबल नंबर मेथड्स में। ठीक है, तो स्ट्रेटा माना ग्रुप, जो आपने ग्रुपिंग की है। वो ग्रुपिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे अब मुझे इंडिया की क्रिकेट टीम बनानी है, तो मैंने एक प्लेयर ले लिया बिहार से, हर स्टेट से एक एक उठा लिया, फिर उन 28 की मैंने दो टीम बनाई एक्स्ट्रा के साथ और मैच कराया। जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से उनमें से 11 सिलेक्ट हो गए फाइनल टीम के लिए। दिस, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग में देखो, क्लस्टर और इसमें क्या फर्क है आपको इमेज से क्लियर होगा। इसमें हर एक में से एक एक लिया जा रहा है,
इसमें पूरा का पूरा क्लस्टर सिलेक्ट हो रहा है कि ये वाला क्लस्टर सिलेक्ट हो गया। यानी अगर मुझे डाटा कलेक्शन करनी है तो भाई मैं दिल्ली के स्कूल्स के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, तो हर स्कूल से 4-4 बच्चों का इंटरव्यू लेना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने एक स्कूल जनकपुरी का उठा लिया, एक स्कूल द्वारका का उठा लिया, एक रोहिणी का उठा लिया, तो जिस क्लस्टर को उठाया पूरा उठाया। क्लस्टर यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, वहां पर हर क्लस्टर में से आइटम सिलेक्ट हो रही थी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लस्टर सैंपलिंग, Yes, हम नेम क्या देते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टमैटिक में देखो सबसे पहले हम निकालते हैं nth नंबर। nth नंबर क्या होता है? nth नंबर इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज nth number is equal to population size divided by sample size। जैसे मान लो मेरी टोटल पॉपुलेशन है जिनके बारे में मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, एक स्कूल में 6000 बच्चे और मुझे सिलेक्ट करने हैं 100 बच्चे, तो यानी हर 60 में से एक बच्चा मुझे सिलेक्ट करना, तो मैं उनके एडमिशन नंबर निकलवा लूंगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से और पहले 60 की पर्ची बनाऊंगी और एक बच्चा चूज कर लूंगी। मान लेते हैं वो बच्चा आया 37 नंबर, अब मैं उसमें 60 ऐड करती जाऊंगी। 97, फिर 60, 157, फिर 60, 217, फिर 60, 277, फिर 60, तो ऐसे करके मैं इसमें 60 ऐड करते करते तब तक करूंगी जब तक मेरे 100 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो सिर्फ फर्स्ट नंबर की आपको स्लिप बनानी पड़ेगी, बाकियों की नहीं बनानी पड़ेगी। 1 मार्क में आपको टीचर पूछ लेती है हाउ इज nth नंबर कैलकुलेटेड, तो nth नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, nth नंबर इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय योर सैंपल साइज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth नंबर। ठीक है? क्लियर हुआ? तो आपको 6000 पर्ची नहीं बनानी पड़ी ना, आपने खाली 60 स्लिप्स बनाई, एक चूज किया, उसमें nth नंबर ऐड करते गए और आपके पास नेक्स्ट 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 नंबर आता चला गया। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। नेक्स्ट इज नॉन रैंडम। अब देखो अगर मुझे अपने स्कूल को डांस के लिए रिप्रेजेंट करने भेजना है, तो क्या मुझे रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए? क्या एट रैंडम पर्ची में जिस बच्चे का नाम आ जाए उसको रिप्रेजेंट करने भेज दो? हर जगह तो हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं no, यूज कर ma'am. सकते ना, कई जगह तो हमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग ही यूज करनी पड़ती है। तो बहुत सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे नॉन रैंडम ही ठीक रहेगी, राइट? तो नॉन रैंडम में हम पर्टिकुलर अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि हम किसे सिलेक्ट करेंगे अपने सैंपल में और किसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे शुगर टेस्ट करनी है तो मुझे पर्टिकुलरली आपका एम्प्टी स्टमक का ही सैंपल चाहिए, मुझे किसी भी टाइम का सैंपल नहीं चलेगा, मुझे एम्प्टी स्टमक सैंपल चाहिए। तो समटाइम्स आई एम वेरी स्पेसिफिक, मुझे किस टाइप का सैंपल चाहिए और मैं किस टाइप के सैंपल से जो है कर सकती हूँ चीज़ों को हैंडल। ठीक है? तो इसमें पहला आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में जैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जो है अ, इस तरीके से लोगों को सिलेक्ट करना है, मेरे पास ये 10 मेल्स हैं 10 फीमेल्स हैं, तो दो मैंने मेल सिलेक्ट कर लिए, दो फीमेल, तो 50% मेल 50% फीमेल। ठीक है? वाइट में भी मेरा एक वाइट एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक ऐसे सिलेक्ट हो गया। लेकिन आप देखो मेरी वाइट की पॉपुलेशन है कितनी? 5 2 7 12 एंड 14, और मेरी ब्लैक की पॉपुलेशन है 6। तो कोटा में जरूरी नहीं है ये रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से हमारा जो ब्लैक है वो एक सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे ब्लैक दो सिलेक्टेड हो गए। तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेंडर बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेस। कोटा सैम्पलिंग में हम कोटा फिक्स करते हैं, मेल 50% फीमेल 50%, वाइट 70% ब्लैक 30%। तो मेरा यहाँ सिलेक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेरा सभी में 50-50 आ गया। तो जब सब में 50-50 आ गया, जैसे अगर आप मान लो आप गोवा से भी एक प्लेयर ले रहे हो और आप यूपी से भी एक ले रहे हो, तो भाई गोवा तो यूपी से बहुत छोटा स्टेट है,
अगर आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में कोरोना पेशेंट जितने हैं उतने ही आपके गुजरात में हैं, तो दिल्ली तो गुजरात से बहुत छोटा है, तो फिर कंपैरेटिवली दिल्ली के पेशेंट ज्यादा हुए ना, क्योंकि एरिया वाइज तो दिल्ली बहुत छोटा है और नंबर ऑफ पेशेंट वाइज उतना ही जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. तो कोटा में हम कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतने मेल इतनी फीमेल, इतने 6th क्लास तक के, इतने 8th क्लास तक के, इतने 12th तक के, इतने 11 12th में से, इतने कॉमर्स में से, तो पर्टिकुलर स्ट्रेटा में से इतना परसेंट सिलेक्ट होना ही चाहिए, तब हम उसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट होती है डेलिब्रेट पर्पोजिव या जजमेंट, यानी ये एक ही के नाम है, तो पहला तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। जजमेंट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पोजिव, कि आपका कोई पर्टिकुलर पर्पस है जिसके लिए आप कर रहे हो, एंड डेलिब्रेट, कि डेलिब्रेटली आप किसी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे डेलिब्रेटली भाई अनायका मेरी फेवरेट है, तो कुछ भी हुआ मैंने उसे सिलेक्ट करना ही है, तो देख रहे हो ये इमेज कि ये पर्टिकुलर मेरा फेवरेट है, मुझे प्रमोशन देना है, मैंने इसी को पिक, बाकी सारे देख रहे हैं कि यार हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मेरी मर्जी। तो होता क्या है, डांस टीचर का कोई बच्चा फेवरेट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा स्कूल में जब हाउस एक्टिविटी होती है ना, तो टीचर कहती है यार नए बच्चे के साथ बड़ी मेहनत लगेगी, फलाना बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, उसी को चांस दे देते हैं, तो वो बार बार रिपीटेडली एक ही बच्चा स्टेज पे दिखाई देता है, जिसके साथ कोई एफर्ट नहीं करना, खाली उसे बताना है कि कल हाउस एक्टिविटी है और तुम्हारी स्पीच है, ये टॉपिक है। अब वो बच्चा खुद तैयार कर लेगा, तो मेरा एफर्ट कम हो गया। तो in order to minimize my effort, I am giving repeated opportunity to one student and I am ignoring others. This is the biggest limitation. प्रपोजिंग में ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई उन्हीं में से सिलेक्ट करूं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो कुछ पर्पस के लिए मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को ज्यादा आगे रखूंगी, और कई सिचुएशंस में ही चाहिए होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, तुम्हें मैंने होमवर्क दिया कि ई रिक्शा पे एक सर्वे करो कि एक ई रिक्शा वाला दिन में कितना कमाता है। तुम रहते हो द्वारका में, तो तुम डाटा कलेक्ट करने क्या साउथ एक्स के ई रिक्शा का जाओगे, या जो तुम्हारे घर के आसपास दिखेगा नीचे उतरोगे, मार्केट तक निकले, रास्ते में जो जो दिखता गया उसका इंटरव्यू लेते गए, क्या करोगे? नीचे दिखेगा। जो नीचे दिखेगा, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई ना, कि तुम्हें कन्वीनियंट था। तुमने वो सैंपल क्यों चूज किया, इसलिए कि वो बहुत अच्छा रिक्शा वाला था या कोई पर्टिकुलर रीजन था, सिर्फ तुम्हें कन्वीनियंट था। जैसे मैंने उस बच्चे को डिबेट में ले लिया जो मेरे घर के पास रहते, ताकि मैं उसको शाम में बुला के भी प्रैक्टिस करा सकूं, मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो कई बार हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये होती है कि व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर मी, उसके बेसिस पे आई डिसाइड द सैम्पल। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, ये रिसर्चर यहाँ रह रहा है, अब रिसर्चर को अपने आसपास जो दिख रहा है, अब इस सब में पर्पल एक भी नहीं आया, हो सकता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कोई डाटा टोटली इग्नोर हो जाए, इसके सिलेक्शन में एक भी पर्पल सिलेक्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, तो कन्वीनियंस रिलायबल नहीं हुई ना फिर। आपने तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, उसमें एग्जैक्ट जो आप रिजल्ट निकालोगे वो ट्रू तो नहीं होंगे, कि आपने तो अपनी कन्वीनियंस देखी है, आपने एक्यूरेसी को तो फोकस ही नहीं किया कि रिजल्ट एक्यूरेट होने चाहिए। यस और नो? हाँ। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम में हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है, नॉन रैंडम में नहीं मिलता। नॉन रैंडम में डिपेंड्स कि जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो अपनी जजमेंट यूज कर रहा है या अपनी कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन वो सबको इक्वल चांस नहीं देता। तो साइंटिफिक ऑब्वियसली रैंडम हुआ, इसमें हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, इसमें कोई बायास नहीं होगी, एक्सपर्ट्स इसी को रिकमेंड करते हैं, इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। और वाइस वर्सा ये नॉन साइंटिफिक मेथड है, इसमें पर्सनल बायास आ जाएगी, इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे, और इस पे हम बहुत ना तो रिलाई कर सकते हैं, ना ही एक्सपर्ट्स इसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो हमें फोर्स करती है नॉन रैंडम यूज करने के लिए। जैसे मान लो मैंने स्कूल में पेरेंट्स कमेटी बनानी है, तो मैं सारे पेरेंट्स को इक्वल चांस नहीं दूंगी, मैं देखूंगी कौन से पेरेंट्स स्कूल के प्रति पॉजिटिव हैं, एजुकेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, मैं उन्हें स्कूल की पेरेंट कमेटी में इंक्लूड करूंगी। आई विल नॉट गिव इक्वल चांस टू ऑल द पेरेंट्स। गेटिंग इट?
क्लियर हुआ? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट्स बना लेना बाद में। Yes. सैम्पलिंग एरर्स। अब देखो, एरर दो टाइप की होती है, एक सैम्पलिंग, एक नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर इसलिए हुई है क्योंकि तुमने सैम्पल मेथड यूज किया। अगर तुम सैम्पल मेथड यूज नहीं करते तो ये एरर नहीं होती। जैसे यूँ समझो कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं सबकी हाइट मेजर करूँ और फिर एवरेज निकालूं, तो एवरेज आती है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सबका नहीं लिया, मैंने सैंपल ले लिया, 10 बच्चों का डाटा लिया, उसके बेस पे ही रिजल्ट निकाल दिया, तो 10 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करके जब मैंने एवरेज निकाली, इट केम आउट टू बी 5 फीट 8 इंचेस। तो ये जो 2 इंचेस का फर्क आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सैंपल मेथड यूज की। तो इस एरर को हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। और सैम्पलिंग एरर, सैंपल आप जितना छोटा लोगे, स्मॉलर इज द साइज ऑफ सैंपल, मोर विल बी द सैम्पलिंग एरर। जैसे मैंने एक बार पूछा था किसी अमेरिकन से मिले हो, तो अर्शिया ने कहा था कईयों से। तो जितने ज्यादा आप अमेरिकन से मिले हो फिर अमेरिकन पे कुछ कह रहे हो, तो आपकी बात पर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन आप आज तक एक अमेरिकन से मिले और उसके बेसिस पे आप एक कमेंट पास कर रहे हो, अमेरिकन आर लाइक दिस। आपको एक लड़के ने डिच किया और आप कमेंट कर रहे हो दैट बॉयज आर चीटर्स। आपको एक लड़की एरोगेंट मिली और आपने एक लॉ बना रहे हो कि गर्ल्स आर एरोगेंट। इट इज नॉट अ रिलायबल स्टेटमेंट। जितना सैंपल साइज बढ़ता जाएगा उतनी सैम्पलिंग एरर कम होती जाएगी, और सैम्पलिंग एरर जितनी कम होगी उतना आपका डाटा या आपके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो अगर आप सेंसस मेथड यूज करो तो ये होंगी ही नहीं। सेंसस मेथड डज नॉट हैव सैम्पलिंग एरर्स। सेंसस मेथड में सैम्पलिंग एरर्स होती ही नहीं। ठीक है, रही बात नॉन सैम्पलिंग एरर्स की, नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर लाइक क्लैरिकल एरर्स। दे आर लाइक एरर्स ऑफ ओमिशन, कोई डाटा मिस हो गया। ह्यूमन एरर्स माना आप जब पोस्ट कर रहे थे डाटा 45 को 55 लिख दिया, नो, पोस्टिंग में गलती हो गई, प्लस माइनस में हो गई। इस तरह की जो गलतियां होती हैं उन्हें बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। और ये गलतियां सैम्पलिंग मेथड में भी हो सकती है, नॉन सैम्पलिंग में भी। इसलिए हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों में हो सकती है। सेंसस मेथड जो वहाँ डिफरेंस में आया था, मैंने कहा था आगे बताऊंगी कि सैम्पलिंग एरर्स एग्जिस्ट ओनली इन सैम्पलिंग मेथड। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन एग्जिस्ट इन सैम्पलिंग एज वेल एज सेंसस। ठीक है, अगर आपने जानबूझ के डाटा ही बायास लिया है, तब जो गलतियां होंगी उसे हम कहेंगे बायास्ड सैम्पलिंग एरर, क्योंकि आपने डाटा जानबूझ के बायास लिया। और अगर डाटा बायास नहीं था फिर भी एरर हो रही है, हो जाती है क्योंकि सैंपल मेथड यूज किया। कई बार आप देखोगे चावल ऊपर ऊपर से पके होते हैं, हम बंद कर देते हैं, और जब खाने लगते हैं तो नीचे नीचे का चावल आपको कच्चा मिलता है, या बीच बीच में कहीं कुछ ऐसा निकल आता है। तो अनबायास्ड एरर्स हो सकती हैं अगर आप सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे तो। लेकिन उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमने नहीं किया ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ नोट करना है किसी को? So statistical errors can be of two types, sampling and non-sampling. When sampling method is used, we cannot expect to get the same result as we would have got if we would have used census method. There is always a difference in conclusions drawn from sample and conclusions of the universe. This is called sampling error. और ये मिनिमम होती है जब आप सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करो और साइज बढ़ाओ। जितना आप साइज बढ़ाते जाओगे ये कम हो जाएंगी, और जीरो कब हो जाएंगी? जब आप 100% सैंपल करोगे। और 100% सैंपल का मतलब है सेंसस मेथड। सैम्पलिंग एरर्स कैन बी बायास्ड, अनबायास्ड। इंटेंशनली आपने कोई डाटा लिया था इसलिए डाटा आंसर गलत आए तो बायास्ड, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी फिर भी बाई चांस आ गए तो अनबायास्ड। नॉन सैम्पलिंग हर तरीके से हो सकती है, मिस्टेक हो गई, मेजरमेंट में गलती हो गई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी क्वेश्चन का, प्लस माइनस में हो गई, कॉपी करने में हो गई, एंड विद दिस चैप्टर इज डन। ठीक है।
Now I would like to share a file with you, MCQs on collection of data. फटाफट से हम इसके MCQs करते हैं कि हमें कितना समझ में आया और हमें कितना समझ में नहीं आया. Stratified sample is preferred where कहाँ प्रेफर करेंगे आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? No, look at the options. Is my screen visible? Naika, are you asking something or you are answering this question? So stratified sample is preferred where? बताइए. हम अलग अलग स्ट्रेटा कब बनाते हैं? हम क्यों चाहते हैं कुछ बच्चा 5th में से भी सिलेक्ट हो जाए, कुछ अप टू 8th में से भी, कुछ 9 to 12th में से भी, because they are not homogeneous. Ma'am, because they are non-homogeneous. Very ठीक है. So option C. In random sampling, Excuse me, ma'am, will you send us these MCQs or we should note it down? I will send you the file. Okay, I ma'am. will upload it in GC room. In GC room you can't Okay, ma'am. download it, you can view it. Okay. बोलिए, in random sampling what do we do? Ma'am, each element has equal chance. Each element has equal chance. After every 10 years गवर्नमेंट एक डाटा कलेक्ट करती है. किसके थ्रू करती है? उसे सेंसस कहते हैं या सैंपल कहते हैं? ठीक है जपनीत, आपका भी. Ma'am, census. Census. Every 10 years गवर्नमेंट सेंसस ऑपरेशन करती है. प्राइमरी डाटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डाटा वेयर? Ma'am, accuracy is important. वेरी गुड. प्रथम, आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा मुझे. प्रथम, Yes, ma'am. ना तो मुझे टाइपिंग कर चैट बॉक्स में लिख रहे हो, ना बोल के दे रहे हो आंसर. यशस्वी, आपसे भी नहीं आ रहा बच्चे. हाँ. विच डाटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ? डाटा जो वो खुद कलेक्ट करता. Ma'am, prime. प्राइमरी. डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स आर. Ma'am, more reliable than data from secondary. अब अर्शी, आप मेरे को प्राइवेट में दे सकते हो रिप्लाई, अभी वैसे नहीं. Okay. डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ. अदर्स. प्रथम, यशस्वी, जपनीत, बॉयज. जपनीत तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहा है. डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, सेकेंडरी. वेरी गुड. अर्शिया, ठीक है. The data collected on the height of a group of students after recording their heights with a measuring tape are. D. Continuous data. Okay. Right now it is primary or secondary, not discrete or continuous. C और D तो वैसे ही है ना, 50-50 लाइफलाइन में काट दो. Yeah, primary data. Data collected on religion from the census report. Census report से आपने ले. कैसा डेटा हो गया? उनके लिए तो सेंसस प्राइमरी था, आपके लिए क्या हो गया? आंसर इज सेकेंडरी. When population under investigation is infinite, we should use. कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हम? सेंसस मेथड. नो. इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए तो बहुत मुश्किल है. आंसर इज सैंपल मेथड. सैंपल स्टडी इज यूजफुल. क्वेश्चन 11. Sample study is useful when lesser funds are available. Yes. Which method of collection of data covers the widest area?
मैम टेलीफोन मेल्ड क्वेश्चनियर आजकल सबसे ज्यादा, टेलीफोन भी है ना, मतलब उतना नहीं कवर अप कर पाता, टाइम बहुत लग जाता है ना कॉल करने में। मेल तो एक साथ सबका मेलिंग एड्रेस डाला और गए। अ गुड क्वेश्चनर शुड हैव क्वेश्चंस व्हिच आर, यस राइट, all of the above. The quickest method of to collect primary data is yes, mailed questionnaire. Direct personal investigation method suffers from D. It is best to use a census while conducting a survey if very good Arshia. You may leave. You were taking permission for 7:45. Relieving you at 7. Thank you, ma'am. When the population is small. Okay. So answers are also given for your revision. I'm uploading this file on GC Room. I'm also uploading this PPT on GC Room so that for revision you can give a brief. Okay. Thank you so much. God bless you. Thank you, ma'am.